नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल सत्यार क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी मैं आज जो वीडियो ला रहा हूँ ये आपका प्राचीन इतिहास का तीसरा नंबर का वीडियो है, जिसमें हम लोग प्राकृतिक स्रोत जो जो हमारे इतिहास को जानने की जो कला है उसको हम लोगों ने पढ़ा था। अब जो हम लोग यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से हम लोग को प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ की तो मैंने व्याख्या कर ली कि हमने जानकारी कैसे इकट्ठा कर सकते हैं या किस किस स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। तो इन सब चीजों को करने के बाद अब हमारे पास बात आती है कि भारतीय प्राचीन इतिहास की शुरुआत कहाँ से होती है और उन सभी का वर्णन हम करने जा रहे हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास को हम लोग किस संदर्भ में बांट के अध्ययन करेंगे, कैसे, क्या पाषाण काल है, प्रागैतिहासिक काल क्या, ये सारे डिटेल्स को देखना है। तो उसी संदर्भ में देखिए हमें पढ़ना है उतना ही जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, अन्यथा पढ़ाई के लिए तो कोई लिमिट नहीं है। हम इतिहास की जानकारी, बहुत सारा जानकारियां हैं जो कि हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें उन्हीं चीजों को पढ़ना है जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही जरूरी है। तो भाई लोग देखिए हम लोग अब क्या करते हैं, चलते हैं अपने प्राचीन भारत को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि जो प्राचीन भारत का इतिहास है ये 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों में कैसे कैसे विभक्त किया गया है? तो प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल में अंतर क्या है? सबसे पहले तो ये समझना होगा ना कि अंतर क्या है तीनों में। अब जैसे कि प्रागैतिहासिक काल है तो भाई उस समय क्या था कि प्राग मतलब तो समझ ही रहे हैं, पत्थर के समय की बात है, पुराने जमाने की बात है, बहुत पहले की बात है। उस समय हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य था ही नहीं, कुछ लिखा ही नहीं गया था। जब लिखा ही नहीं गया था तो उसकी जानकारी तो हमें किससे मिलती है? पत्थर के औजारों से मिलती है और मृदभांडों से मिलती है। इसलिए प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं था हमारे पास, और पाषाण कालीन सभ्यता कहलाती है। उस समय की सभ्यता को क्या नाम से जानते हैं? पाषाण कालीन सभ्यता। तो हम यहाँ पे देखें क्या, प्रागैतिहासिक काल, और इसका जो क्या डिफिनेशन है कि उस समय किसी भी प्रकार का कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास अवेलेबल नहीं था। आगे आते हैं तो देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। अब भाई आद्य ऐतिहासिक काल में क्या होता है? एक समय तो लिखित नहीं था, एक समय लिखित था लेकिन पढ़ ही नहीं पाए। एक समय जो है लिखित तो था लेकिन पढ़ ही नहीं पाए। तो उस समय के जो कंडीशन है यानी कि साक्ष्य है वो अपठ है, अपठ मतलब पढ़ा ही नहीं गया है। तो वो जो है उस समय की जो सभ्यता थी, कैसी सभ्यता थे? सिंधु घाटी की सभ्यता। अगर पहला है प्रागैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य था ही नहीं, पाषाण कालीन सभ्यता। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन हम पढ़ ही नहीं पाए हैं। उस समय की सभ्यता क्या है? सिंधु घाटी की सभ्यता उसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है, लिपि जो है वो भाव चित्रात्मक है। अब भाव चित्रात्मक होने का लेकिन आज भी उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तीसरा जो है ऐतिहासिक काल, ये ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस ऐतिहासिक काल में क्या होती है? लिखित साक्ष्य तो है, प्रचुरता से है भाई लिखा हुआ साक्ष्य, कुछ पुरातात्विक साक्ष्य भी हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो ऐतिहासिक काल है ना, इसको पढ़ा गया है। और जब पढ़ा जाएगा तो जानकारी अच्छा से और ठोस रूप में मिलेगी। और ये कब की बात है? तो लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि महाजनपद के बाद के काल का जो है हमारे पास लिखित साक्ष्य है। क्योंकि हम लोग देखते हैं क्या कि इससे पहले जो हम लोग साहित्यिक साक्ष्य देखते थे उस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म के पुस्तकों का अध्ययन किए हैं, पुस्तकों के द्वारा बताया गया है। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब आएगा तभी ना लिखित साक्ष्य रहेगा, उससे पहले कोई लिखित साक्ष्य तो था नहीं। और उसके बाद ब्राह्मण आया, ब्राह्मण साहित्य जो था उसमें वेद वेदांग वगैरह सब थे, तो सबका संकलन किया हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या हुआ कि प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर प्रागैतिहासिक काल को भी 3 पार्टों में बांट के पढ़ा गया।
प्रागैतिहासिक काल को हम अपनी सुविधा अनुसार जानकारी के लिए 3 काल में बांटते हैं। कौन कौन काल है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का ईस्वी क्या है? प्रारंभ से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेके 5500 ईसा पूर्व के काल को क्या कहते हैं? मध्य पाषाण काल कहते हैं। और नव पाषाण काल जो है वो आपका 5500 से लेके 3000 ईसा पूर्व के काल को नव पाषाण काल कहते हैं। अब सोचिए कि उस समय क्या आदमी, मतलब इतिहास, भाई इतिहासकार लोग का बात है, उन लोग कैसे जानकारी इकट्ठा किए होंगे। सब पत्थरे है, पत्थरे पे अपना बांट दिए हैं समय को। चलिए, हमारे तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है उसको तो पढ़ना ही है। तो देखते हैं आगे क्या पढ़ते हैं। अब फिर इसके जो प्रागैतिहासिक काल के 3 पार्ट हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनका भी हम लोगों ने क्या किया है? इनको भी हम एक जो है पूरा पाषाण काल को फिर 3 पार्टों में बांटे हैं। तो खाली 3 का खेला है। तो 3 पार्ट में जो बांटे हैं, इसमें कौन कौन है? आपका पूर्व पूरा पाषाण काल। पूर्व पूरा पाषाण काल का जो काला अवधि है वो आपका क्या है? प्रारंभ से लेके 1 लाख ईसा पूर्व। प्रारंभ से लेके 1 लाख ईसा पूर्व जो है पूर्व पूरा पाषाण काल कहलाता है। दूसरा क्या है? मध्य पूरा पाषाण काल। तो 1 लाख ईसा पूर्व से लेके 40,000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। और उच्च पूरा पाषाण काल जो है वो आपका 40,000 से लेके 10,000 ईसा पूर्व के काल को हम लोग क्या कहते हैं? उच्च पूरा पाषाण काल। अब ये जो साक्ष्य है, देखिए, अब पूर्व पूरा पाषाण काल में हम लोग को क्या क्या मिला है ये देख लेते हैं। इससे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए कि अब यहाँ पे हम पूरा पाषाण का जो डिफिनेशन तो देने के लिए दे दिए, लेकिन उस समय क्या थे, लोग कैसे थे? तो लोग भाई थे क्या? शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। लोग शिकार पे जिंदा रहते थे या खाद्य मतलब पेड़ पौधे के फल को जमा करते, संग्रह करके खाते थे। उस समय यानी पूरा पाषाण काल में न पशुपालन का साक्ष्य मिलता है, न कृषि का, न अग्नि का ज्ञान का अभाव था। यानी कि पशुपालन, कृषि और अग्नि तीनों का जानकारी नहीं था। कब? पूरा पाषाण काल में। इस काल का संबंध जो है, प्रथम जो है हस्त कुठार कहां से मिला था? तो 1863 ईस्वी में पल्लवरम जो कि मद्रास में है, वहां से रोबस्ट ब्रूस फूड को प्राप्त हुआ था। क्या प्राप्त हुआ था? तो हस्त कुठार प्राप्त हुआ था। पहला पूरा पाषाण काल के समय में जो हस्त कुठार प्राप्त हुआ है वो किनको हुआ है? रॉबर्ट ब्रूस फूड को हुआ है। ये पल्लवरम महाराष्ट्र में प्राप्त हुआ है। तो अब देखिएगा पूरा पाषाण काल के बारे में देखिए। अब पूरा पाषाण काल में क्या है भाई? उस समय ना आपका क्रोड़ उपकरण इसकी विशेषता थी उस समय की। और हस्त कुठार हो गया, खंडक हो गया और विदारणी हो गया। ये पूरा पाषाण काल के समय का हथियार था। मेन समझिए बात को क्या है कि उस समय लोग शिकारी थे, खाद्य संग्राहक थे। उस समय तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं है ना था कि गैस जलाया खाना बन गया, ना आग का ज्ञान नहीं था और ना पशुपालन था जो गाय वही रखते थे। तो उस समय सिंपल था क्या? वही पत्थर का हथियार बना के उसी में क्या नाम है कि खंडक बना लिए, विदारणी बना लिए, चीरना है, फाड़ना है, सब उस समय किया करते थे। ठीक है। मध्य पाषाण काल में जो है फलक आ गया, उपकरण की विशेषता है, और क्वार्टरजाइट पत्थर से निर्मित हथियार का उपयोग होने लगा। तो अब देखिए थोड़ा सा और मॉडर्न हो गया, तो क्या ले लिए? अब पत्थर भी क्वार्टरजाइट हो गया। यानी कि पहले कोई भी पत्थर चलता था, उस समय क्वार्टरजाइट पत्थर जो है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, तो उसका उपयोग करने लगे। फिर उच्च पूरा पाषाण काल का जो है इस समय क्या मिल गया? तक्षणी मिल गया और खुरचनी मिल गया। इस तरह से हम देख लिए क्या प्राचीन भारत का इतिहास जो है कई खंडों में बांटा गया है। तो अभी और इसमें देखते हैं, प्रागैतिहासिक काल का जो है लिखित साक्ष्य नहीं है, और उस समय की सभ्यता को पाषाणकालीन सभ्यता कहते हैं। आधे ऐतिहासिक काल के लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता सबसे अच्छा उदाहरण है। ऐतिहासिक काल जो है लिखित साक्ष्य है,
प्रचुरता में है और पुरातात्विक स्रोत से भी जानकारी मिलती है। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि महाजन काल के समय का है, महाजनपद काल का। अब प्रागैतिहासिक काल 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, पूरा पाषाण काल फिर 3 पार्ट में, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल भी अब देखिए भाई होता क्या है कि जब आदमी इतिहास पढ़ता है ना तो लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें आती है कि इतना याद कैसे रखेंगे, तो सच में याद करने में परेशानी होती है। लेकिन आप एक बार इस तरह से डायग्राम बना लीजिएगा ना तो आपको बहुत ही आसान पड़ जाएगा। जैसे कि अभी 3 का खेला है, हम तो इतिहास 3 से जान रहे हैं, क्या प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। उसी तरह से जब प्राचीन इतिहास की जानकारी पढ़ते हैं तब प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब फिर प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो उसमें भी 3 पार्ट है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उसके बाद फिर पूरा पाषाण काल में भी 3 है। तो खाली 3 का खेला है, 3 पे ही पूरा इतिहास का पूरा डिटेल्स देख लिए कब से कब तक चला जाएगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है इसके बाद अभी देख रहे हैं क्या, अभी पूरा पाषाण काल देखिए लिए, अब मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल देखेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक काल आके हम लोग देखते हैं। अब आगे देखते हैं तब पाषाण काल। तो पाषाण काल में हम लोग पूरा पाषाण काल का वर्णन कर लिए। अब देखते हैं क्या, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को अब हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग को जो इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसी को विशेष देखना है। तो देखते हैं क्या है। मध्य पाषाण काल जो है उस समय लोग कैसे थे, तो शिकारी और खाद्य संग्राहक उस समय भी थे। मध्य पाषाण काल के भी जो लोग होते थे ना वो शिकारी थे और खाद्य संग्राहक थे। नवपाषाण काल के भी जो लोग थे, नवपाषाण काल के लोग वो क्या थे, तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन और आग का प्रयोग। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या कब की, नवपाषाण काल की क्या है, आग का प्रयोग। भाई जब आग का प्रयोग होने लगा, लोग कच्चा मांस से सब खाना छोड़ दिए, लोग अनाज को जो है सिझा के खाने लगे। तो इस तरह से नवपाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज का है तो आग का खोज। तो मध्य पाषाण काल का क्या है, शिकारी और संग्राहक थे, खाद्य संग्राहक थे। और नवपाषाण काल के जो लोग होते थे वो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन किया और आग का आविष्कार किया। ये एक क्रांतिकारी आविष्कार है। जैसे कि अभी के समय में अगर जो YouTube चैनल है, YouTube चैनल के माध्यम से या ऑनलाइन जो क्लासेस होती है, ये भी एक एजुकेशन के लिए क्रांतिकारी खोज है। बहुत ही ज्यादा परिवर्तन हो गया है इससे। लोग अब ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन से जुड़ने लगे हैं, लोग देखने लगे हैं ज्यादा। चलिए तो अब देखते हैं क्या कि जो मध्य पाषाण काल है उस समय में क्या साक्ष्य मिले थे और कहां से मिले थे, जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कि आपका क्या है, पशुपालन। तो पशुपालन का जो साक्ष्य है वो मध्य पाषाण काल में ही मिला है। और कहां से मिला है पशुपालन का साक्ष्य, तो आदमगढ़ एमपी मतलब मध्य प्रदेश। तो आदमगढ़ एमपी से पशुपालन का साक्ष्य मिला। राजस्थान के बागोर से भी पशुपालन का साक्ष्य मिला है। अस्थि निर्मित उपकरण, जबकि मध्य पाषाण काल में अस्थि निर्मित उपकरणों का, इससे पहले पत्थर का उपयोग होता था, अब हड्डी के बने औजारों का उपयोग होने लगा। तो अस्थि निर्मित जो उपकरण है वो आपका सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ और दूसरा कहां से प्राप्त हुआ, महदहा से प्राप्त हुआ। तो पूछा जाए कि पशुपालन का सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिला है, तो आपका क्या हो जाएगा, आदमगढ़ एमपी या बागोर राजस्थान हो जाएगा। और उसी तरह से अस्थि निर्मित उपकरण के बारे में पूछा जाएगा तो आपका सराय नाहर हो जाएगा और महदहा से हो जाएगा। ये साक्ष्य मिले हैं आपके मध्य पाषाण काल से। आइए अब देखते हैं नव पाषाण काल में क्या है। तो खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन, आग का उपयोग, जो महत्वपूर्ण क्रांतिकारी खोज है। अब यहाँ के जो है स्तर, कौन से स्तर से क्या प्राप्त हुए या कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जैसे कि देखिए चावल का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो आपका लोहरा देव। लोहरा देव कहाँ पड़ता है, भारत में।
तो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लौहरा देव भारत से प्राप्त हुआ। गेहूं का जो प्राचीनतम साक्ष्य है, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला है? मेहरगढ़ से मिला है। मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य और लौहरा देव से चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। और मेहरगढ़ कहां पे स्थित है? तो मेहरगढ़ जो है आपका पाकिस्तान में स्थित है और लौहरा देव जो है वो आपका भारत में स्थित है। गुफकराल से भी कृषि एवं पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिला है। कहां से? गुफकराल से कृषि एवं पशुपालन दोनों का साक्ष्य मिला है। ये 9 पाषाण काल स्थल हो गए आपका लौहरा देव, मेहरगढ़, और मध्य पाषाण कालीन स्थल हो गए आपका सरायनहार, महदहा, आदमगढ़, बागोर। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। स्थल और बुर्जहोम, यानी कि जो वहां पे बुर्जहोम है वहां से क्या क्या मिला है? ये 9 पाषाण काल का ही है भाई। तो बुर्जहोम जो है 9 पाषाण काल में हम देखते हैं क्या? मानव कंकाल मिला है और कुत्ते का कंकाल मिला है। यहाँ लोग जनसंख्या में खोज रहे हैं, लोग आदमी को खोजना मुश्किल हुआ है। और वहां पे लोग अब ऐतिहासिक लोग जो है, इतिहासकार जो है वो मानव कंकाल खोजे। वो क्या खोजे? कुत्ते का कंकाल खोजे हैं। कहां से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। और गर्त आवास का जो साक्ष्य है वो भी आपका बुर्जहोम से ही मिला है। संगन कल्लू, पिकली हल, उतनूर, संगन कल्लू, पिकली हल और उतनूर जो है वो आपका वहां से राख का टीले का साक्ष्य मिला है। तो राख का टीला तभी ना मिलेगा जब आग लगेगा, और आग तभी ना लगेगा आग का जब आविष्कार होगा। अब आग का आविष्कार कैसी घटना है, किस प्रकार से घटी है, इसका कोई विशेष प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जंगल में पेड़ पौधों के घर्षण से जो आग लगी उसके बाद से लोग आग का आविष्कार समझे। चकमक पत्थर से भी आग को जलाया गया था। तो इस तरह से अभी हम लोग क्या देख लिए? प्राचीन भारत के इतिहास में पूरा पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, इन तीनों को देखे। अब पूरा पाषाण काल में क्या देखे? प्रागैतिहासिक काल में क्या देखे? पूरा पाषाण काल, 9 पाषाण काल, 9 पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, ये देखें। अब फिर क्या है कि आगे देखते हैं। तो अब ये जो कुछ साक्ष्य और कुछ जगहों के नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चावल की खोज कहां से हुई है? चावल की खोज कहां से हुई है? लौहरा देव से प्राप्त हुई है। मेहरगढ़ से गेहूं का साक्ष्य मिला है। आपका मानव कंकाल और कुत्ते का कंकाल कहां से मिला है? बुर्जहोम से मिला है। गर्त आवास, लोग पृथ्वी के नीचे, धरती के नीचे भी घर बना के रहते थे। कहां? गर्तावास, जो कि बुर्जहोम में है। समझे? तो इस तरह से आज जो है हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास को पार्ट वाइज करके देखे हैं। और इस वीडियो में इतना ही अब रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ जो टॉपिक है, कुछ क्वेश्चंस का वन लाइनर क्वेश्चंस है उसको भी देख लेंगे और यहाँ से इसको हम लोग खत्म करेंगे अगले टॉपिक पे, यानी कि अगले वीडियो में सब समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग गुरुकुल सत्यार्थ क्लासेस से जुड़े रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लोगों के पास शेयर भी कर दीजिए। समय तो है ही सबके पास। इससे क्या होता है, हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है और अपना जो है 100% देने का प्रयत्न करते हैं, ताकि आप लोग के किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट में, एग्जामिनेशन में आपका कोई क्वेश्चन छूट न जाए। ये आपकी जिम्मेदारी, साथ साथ हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि पढ़ाई को ऐसे ढंग से पढ़ाया जाए कि आप लोग के बर्डन को भी कम हो। पढ़ाई का जो इतने बड़े बड़े किताब पढ़ने से ज़्यादा अच्छा है कि उस टॉपिक को पढ़ा जाए जो कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।